हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविष्का नॉलेज पॉइंट। मैं आज लेकर के आई हूँ जनरल साइंस की क्लास में। नया टॉपिक है रक्त समूह तथा आरएस कारक। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताना। तथा मेरे एक टेलीग्राम चैनल है अविष्का नॉलेज पॉइंट के नाम से ही, वहां पर जाकर के आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं रक्त या ब्लड क्या होता है। रक्त या रक्त रुधिर जिसको बोलते हैं, या ब्लड जो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन करता है, वो क्या है? रक्त है। रक्त जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक है, एक टिश्यू है, लेकिन किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, संयोजी ऊतक है, मतलब एक अंग को दूसरे अंग के साथ में जोड़ने का कार्य करता है, मतलब परिवहन कर रहा है एक अंग से दूसरे अंग, तो वो किस रूप में आ जाता है? संयोजी रूप में आ जाता है। अतः रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ये जो है इसमें कुछ कणिकाएं जो है वो घुली हुई रहती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक कोलोइडी विलयन बन जाता है। कोलोइडी का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसमें कुछ कण तो घुल जाते हैं और कुछ कण जो है वो मौजूद रहते हैं, दिखाई देते हैं, अपनी सीधी आंखों से दिखाई देते हैं। तो रक्त क्या है? उस तरह का विलयन है, एक कोलोइडी विलयन है। रक्त की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 7.4 होती है। रक्त की पीएच 7.4 होती है। अर्थात रक्त जो होता है वो क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है? लगभग कितना है? 4 से 6 लीटर जो रक्त है वो पाया जाता है। अर्थात हमारी बॉडी में 4 से 6 लीटर रक्त है वो परिवाहित होता रहता है। ठीक है, ये कार्य क्या करता है? रक्त अपन श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करता है। ठीक है, पूरे अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य रुधिर करता है, और सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेकर वापस फेफड़ों तक आने का कार्य भी रुधिर करता है। उसके अलावा अपने जो खाद्य पदार्थ है उसमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स होते हैं, उनका परिवहन, तथा जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो यूरिन के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, उनका परिवहन भी क्या करता है? रक्त के माध्यम से किया जाता है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त का रंग जो है वो लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है वो पढ़ेंगे हम। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, रक्त हीमोग्लोबिन के बारे में अपन बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। रक्त का जो संगठन है भी, रक्त में होता क्या क्या है? रक्त किससे मिलकर के बनता है? तो रक्त में 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु। 2 पार्ट कौन से होते हैं? एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो रक्त का कितना % भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है। रुधिराणु जो होते हैं, रुधिर के कण, रुधिराणु, ठीक है, कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? 45%, यानी कि 45% भाग बनाते हैं, लगभग ये माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा सबसे पहले अपन प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं कि रक्त की प्लाज्मा क्या होती है। मतलब ये मान लो कि कोई तरल पदार्थ है, उसमें कुछ कण घुले हुए हैं, तो कैसे हो जाएगा? कोलोइडी। ठीक है, तो वो जो पदार्थ है, तरल पदार्थ, वो क्या है? प्लाज्मा है। ये कैसा होता है? गाढ़ा पीला द्रव होता है। पीले रंग का जो द्रव है वो होता है, पीला होता है, गाढ़ा सा होता है। ठीक है, कितने प्रतिशत इसका संगठन बात करते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा में 90% पानी होता है। 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, जल होता है। 90 से 92% जल होता है, तो बाकी क्या रह जाएगा? बाकी जो 8 से 10% है वो कार्बनिक और अकार्बनिक लवण बच जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा का कंपोजिशन में क्या होता है? 2 चीजें होती है। एक तो क्या होता है? जल, मुख्य भाग जल ही बनाता है। कितना बनाता है? लगभग 90 से 92%। बाकी जो बच गया वो कार्बनिक और अकार्बनिक लवण होते हैं। रक्त का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं? अगर ये पूछा जाए तो उत्तर अपना क्या रहेगा? प्लाज्मा।
प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की कोई कणिकाएं नहीं होती। कणिकाएं इसके अंदर रक्त का कंपोजिशन बनाती है, लेकिन तरल पदार्थ जो है कौन सा भाग हो गया एक तरीके से पूछा जाए तो प्लाज्मा होता है। ठीक है, कणिका विहीन पार्ट होता है ये। ठीक, तो प्लाज्मा के बारे में समझ आया होगा। अब बात करते हैं रुधिराणु की। ठीक है, रुधिर के जो कण होते हैं उनकी बात करते हैं। रुधिराणु क्या होते हैं? रक्त में पाई जाने वाली ऐसी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, वो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जो ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करती है और हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है, यानी कि एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करती है, एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, वो क्या होती है? रुधिराणु होती है। रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? रुधिराणु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? रुधिराणु के 3 प्रकार के होते हैं। आपने सुना भी होगा आरबीसी। पहला कौन सा भाग होता है? आरबीसी। नाम क्या होता है इंग्लिश में इसका? रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, क्या बोला जाता है? रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, लाल रुधिर कणिका। ठीक है, लाल रुधिर कणिका, या इसको क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का नाम, डब्ल्यू से वाइट, बी से ब्लड, ठीक है, और सी से कार्पल्स हो जाएगी। या इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि श्वेत रुधिर कणिका कहा जाता है, श्वेत रंग की होती है ये। उसके अलावा तीसरी जो है वो कौन सी है? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स होती है, जो हमारे शरीर में रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी या लाल रुधिर कणिका या रेड ब्लड कार्पल्स या एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जानते हो क्या होती है? अस्थि मज्जा जो अपनी हड्डियां होती है, हड्डियों में जो बीच का भाग होता है, हड्डियों के जो बीच का भाग होता है, ये वाला जो खाली वाला पार्ट होता है, ये केविटी जो होती है, इस केविटी को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है बोन मेरो। ठीक है, इस बोन मेरो में किस आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन जब एम्ब्रियो स्टेज होती है, भ्रूणावस्था होती है, जब बच्चे का जन्म नहीं होता है, उस समय आरबीसी का निर्माण उस बच्चे के लीवर में होता है या यकृत के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था के अंदर, भ्रूण का मतलब एम्ब्रियो हो गया जो माता के पेट में रहता है। इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है, अर्थात कितने महीने हो गया? लगभग 4 माह हो गया। मृत्यु जो होती है, यानी कि आरबीसी नष्ट कहाँ होती है? आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? तो वो होती है प्लीहा या स्प्लिन, जिसको तिल्ली भी कहा जाता है। इसके अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए स्प्लिन को या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिक स्थान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिक स्थान कौन है? प्लीहा है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर? तो अप्रोक्स जो है वो 50,000 पर mm³ पाई जाती है। और ये ब्लड सबसे ज्यादा का जो, अगर कणिकाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा कणिकाएं कौन सी होती है? आरबीसी होती है, लगभग 99% हिस्सा बनाती है, यानी कि सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली कणिकाएं होती है। सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली कणिकाएं कौन सी है? आरबीसी। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी जो होती है वो केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी केंद्रक विहीन कोशिका होती है। आरबीसी का आकार बाइकॉन्केव होता है, यानी कि उभयतल होता है, मतलब किनारों से उठी हुई होती है और बीच में से थोड़ी सी धसी हुई रहती है। ठीक है, इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। लाल क्यों होता है? हीम प्रोटीन के कारण। हीम प्रोटीन यानी कि इसमें श्वसन वर्णक जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। श्वसन वर्णक है, ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीम प्रोटीन होती है, इसमें आयरन धातु पाई जाती है। आयरन धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +2 होती है, और जब ये ऑक्सीजन से बाइंड हो जाती है, हम श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन से बंध जाती है, तब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो
फ्री हो जाती है। इसी कारण फेरिक जो बनता है वो लाल रंग का होता है, इसी कारण इसका रंग जो है वो रक्त का लाल दिखाई देता है, या आरबीसी जो होती है वो लाल रंग की होती है। दूसरी अपनी कोशिकाएं हैं डब्ल्यूबीसी, यानी कि श्वेत रुधिर कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं जो है उनकी बात करते हैं। इनमें अच्छा, एक चीज और मैंने आरबीसी की नहीं बताई, भूल गई, वो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट जो होता है, ऊंट और एक होता है लामा, अपने यहाँ पर नहीं पाया जाता है। लामा ऊंट के जैसे ही जीव है, उनके आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो ये दोनों क्या है, अपवाद है। ऊंट और लामा की जो आरबीसी होती है उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। बाकी जो जीव होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए, डब्ल्यूबीसी या श्वेत रुधिर कणिकाएं ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है, अर्थात इनके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा के अंदर होता है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इनकी संख्या 4000 से 9000 mm³ होती है। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रदान करती है, अर्थात शरीर को जब कोई रोग हो जाता है तो उससे लड़ने में सामर्थ्य करती है या उसको लड़ने में सहायक होती है। एक बार जो एंटीबॉडी बन जाती है, अपने शरीर में कोई रोग हो गया तो उसके प्रति यदि दोबारा वो होता है तो ये पहले से क्या बना देती है, एंटीबॉडी बनाती है, तो दोबारा रोग होने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती हैं। यानी कि अपने शरीर में संक्रमण होने पर ये रक्षा करती है, संक्रमण होने पर क्या करती है, ये रक्षा करती है, ठीक है। इनकी मात्रा ज्यादा हो जाए, यदि ब्लड में इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर, जिसको ब्लड कैंसर कहा जाता है, वो रोग हो जाता है, इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्यूल बोलते हैं कणों को, ठीक है, यानी कि कणिकाणु, ऐसी कोशिकाएं जिनमें कण पाए जाते हैं उन्हें ग्रेन्युलोसाइट। और दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट, या जिनमें छोटे छोटे कण जो है वो विद्यमान नहीं रहते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट ऐसी कोशिकाएं जिनमें छोटे छोटे कण मौजूद रहते हैं, उन्हें हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। ये ग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती, इनको अभिरंजन के आधार पर 3 भागों में बांटा है, या फिर इनकी जो प्रकृति होती है उस आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहली एसिडोफिल, नाम से पता चल रहा है ना, एसिडो मतलब एसिड, ठीक है, जिसमें एसिड की मात्रा पाई जाती है। अर्थात ये किस प्रकार के तरल पदार्थ रखती है, अम्लीय प्रकार के तरल पदार्थ अपनी कोशिका के अंदर इसके अंदर पाए जाते हैं। इओसिन से अभिरंजित की गई, इसलिए इओसिनोफिल भी कहा जाता है। इनमें मुख्य बात क्या है कि इन तीनों के अंदर आपको केंद्र का ध्यान रखना है कि इसमें केंद्र की जो पालियां है वो बंटी हुई रहती हैं। तो एसिडोफिल जो होती है, इनके केंद्र की जो पालियां है वो 2 होती है या द्विपालित होता है। ये एलर्जी और प्रतिरक्षा में सहायक होती है। दूसरी आती है बेसोफिल, बेस का मतलब होता है क्षार। इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इनका केंद्रक, इनका 2 था, इनका 3 है, यानी कि त्रिपालित होता है। ये जो है अपने इस बॉडी के अंदर बनने वाले जो एलर्जी के कंट्रोल करने के लिए बनने वाले जो पदार्थ है, एक हिपेरिन है, हिस्टामिन है, सीरोटोनिन है, उनका परिवहन करने का कार्य करती है। उनका क्या करती है, ये परिवहन करती है, ठीक है। जो ये एंटी एलर्जेटिक पदार्थ जो है, जैसे एपेरिन है, हिस्टामिन है, इनका स्रवण कहाँ से होता है, मास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है, मास्ट सेल्स के द्वारा होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि अपने बॉडी के अंदर या रक्त के अंदर 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। एक होती है एल्ब्यूमिन, दूसरी होती है ग्लोबुलिन, तीसरी है फाइब्रिनोजन और चौथी होती है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। चौथी कौन सी है, प्रोथ्रोम्बिन है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों एक्टिवेट होकर के, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों एक्टिवेट होकर के रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। जब अपने चोट लग जाती है, रक्त बहता है, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में जो वायु के संपर्क में आता है तो पीला पीला सा पदार्थ मिक्स होकर के अपने को दिखाई देता है और ब्लड जो है वो रुक जाता है। वो रक्त का क्लोट यानी कि जो धब्बा सा बनता है, जिन्हें आप खून बोला, वो क्या होता है, रक्त का थक्का होता है। हिपेरिन जो है ये प्रतिस्कंदक है, ठीक है, ये सक्रिय होकर के रक्त के थक्के को जमने से रोकता है, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर जो परिवहन होता रहता है रक्त का,
उसमें थक्का ना जमे, इसलिए ये एक्टिवेट रहता है। ठीक है। तीसरी जो ग्रेनुलोसाइट कणिकाएं हैं उनका प्रकार है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन। न्यूट्रल का मतलब उदासीन। तो ये किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? उदासीन। और इनका केंद्रक क्या होता है? बहुपालित होता है। ठीक है, इनका केंद्रक बहुपालित होता है। एसिडोफिल का केंद्रक द्विपालित, बेसोफिल का केंद्रक त्रिपालित और न्यूट्रोफिल का केंद्रक जो होता है वो बहुपालित होता है। WBC का दूसरा प्रकार है एग्रेनुलोसाइट, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं उन कोशिकाओं को एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक है लिम्फोसाइट और दूसरी होती है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो सबसे छोटा रुधिराणु माना जाता है, सबसे छोटा रुधिराणु माना जाता है। इनका केंद्रक जो होता है वो गोल होता है। ठीक है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है, अर्थात शरीर में बाहर से जो आने वाले जो भी कारक है, समूह है, उनका क्या करती है? ये नष्ट करने का कार्य करती है, प्रतिरक्षा बनाती है। मतलब ये इनको दो भागों में बांटा गया है, अर्थात दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है बी सेल्स और दूसरी होती है टी सेल्स। ठीक है, टी सेल और बी सेल दो कोशिकाएं। दूसरी होती है मोनोसाइट। मोनोसाइट को भक्षण कोशिकाएं भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भक्षण कोशिकाएं। ये सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। ठीक है, केंद्रक जो होता है वो सेम के बीज जैसा होता है, सेम के बीज जैसा होता है, यानी कि आपने किडनी मान लो, किडनी शेप में। ये क्या करती है कि शरीर में प्रवेश करने वाले जो जीवाणु होते हैं या वो अन्य प्रकार की अपशिष्ट कोशिकाएं होती है उनको खा करके क्या करती है? नष्ट करती है। तीसरी प्रकार की जो कणिकाएं हैं वो है प्लेटलेट्स। ये कितनी पाई जाती हैं? 2.5 से 3 लाख प्रति mm मनुष्य में सामान्यतः पाई जाती है। इनका जीवन काल 7 दिन होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या काम करती है? रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक होती है। तो 3 प्रकार की कणिकाएं अपन ने पढ़ी, एक WBC, एक RBC और तीसरी प्लेटलेट्स हो गई है। तीनों को आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, समझ आया होगा। चलिए तो देखते हैं रक्त क्या काम करता है। रक्त सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, अपनी बॉडी का तापमान का नियंत्रण करता है और तापमान को अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। बाकी पोषक पदार्थों का परिवहन ब्लड करता है, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, हम श्वसन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका परिवहन रक्त करता है। उत्सर्जी पदार्थ जो है वो यूरिन के माध्यम से निकाले जाते हैं, उनका परिवहन करता है। रक्त जो है वो इस तरीके से पार्टिसिपेट अपनी बॉडी के अंदर करता है। आशा है आपको समझ आया होगा। तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।